हेलो बच्चों, आज मैं आपको अधिगम का अर्थ एवं अधिगम की परिभाषा के बारे में बताऊंगी। तो अधिगम क्या है? अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा गया है, क्योंकि इसका शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो सीखना जो होता है हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य होता है। हम सभी जानते हैं मनुष्य का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना ही है। घर, स्कूल, अपने आसपास के वातावरण से मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है और वह अपना सर्वपक्षीय विकास करता है, यानी संपूर्ण विकास वो सीखने के द्वारा ही करता है। आज हम देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया के द्वारा दुनिया बहुत छोटी हो गई है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया अधिगम या सीखना कहते हैं। अगर हम उदाहरण लें तो जब कोई छोटा बच्चा जलती हुई दिया सलाई हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है और दूसरी बार वह जलती हुई वस्तु की तरफ हाथ बढ़ाने का साहस नहीं करता। यानी कि बच्चे ने सीख लिया कि अगर हम दिया सलाई को छुएंगे, जलती हुई दिया सलाई को हम छुएंगे तो हम जल जाएंगे, इसीलिए वे दूसरी बार उस दिया सलाई को नहीं छूता है। ठीक है। अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो गेट्स व अन्य अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सीखना या अधिगम कहलाता है। ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। पॉल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। ठीक है। ये कुछ परिभाषाएं हैं जिनके आधार पर ही कुछ तथ्य रखे गए हैं। जैसे अधिगम द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी सीखने के द्वारा ही मनुष्य के व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है। सीखना नए अनुभव ग्रहण करता है, यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति सीखता जाता है वैसे वैसे वो अनुभव ग्रहण करता है। जैसे बहुत सारे हमारे जो बड़े हैं वो कहते हैं कि हमने धूप में ही बाल सफ़ेद नहीं किए, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने अपने अनुभव यानी जो उन्होंने सीखा है वो उसी के द्वारा ही आपको सीख देते हैं। तीसरा है यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि जीवन भर हमारा ये सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के तुरंत बाद से ही वो मृत्यु से पहले पहले वो जीवन भर सीखता रहता है। यह एक सृजनात्मक पद्धति है, यानी कि सीखने के द्वारा ही हमें क्रिएटिविटी मेथड हमें उत्पन्न हो जाता है। यह स्थानांतरित होता है, यानी कि यह जो हमने सीखा है वही ज्ञान हम दूसरों को भी देते हैं। ठीक है। फिर सिक्स्थ है सीखना सार्वभौमिक है, यानी कि जो सीखते हैं हम वो ही हम सभी में बांटते हैं। ठीक है। सीखना एक प्रक्रिया है ना कि परिणाम है, यानी कि सीखना हम एक प्रक्रिया के रूप में चलती है ना कि एक रिजल्ट देता है। यानी कि हम निरंतर सीखते जाते हैं। यह कोई एक बताता नहीं है कि हम कितना सीखेंगे, क्या मतलब कि रिजल्ट नहीं बताता। सीखना हमारे अंदर की वो प्रक्रियाओं में शामिल होता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखना जो होती है एक मानसिक प्रक्रिया है। जैसे कि हम जिस चीज़ को सीखना चाहते हैं हम उस चीज़ को सीखते हैं और जिस चीज़ को हम सीखना नहीं चाहते हम उस चीज़ को नहीं सीखते हैं। यह प्रगति और विकास है। सीखने के द्वारा ही हम प्रगति करते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं और विकास करते हैं। ठीक है। सीखने का स्वरूप अथवा प्रकृति क्या है? सीखने का स्वरूप अथवा प्रकृति तो जो पहला है वो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार देखें तो व्यवहारवादियों का विचार है कि अधिगम अनुभव के परिणाम के तौर पर व्यवहार में परिवर्तन का नाम है।
मनुष्य तथा दूसरे प्राणी वातावरण में प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चा जन्म से ही अपने वातावरण से कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है। व्यवहारवादियों का दृष्टिकोण क्या है कि मनुष्य अपने वातावरण से सीखता है और सीखने का प्रयत्न करता है। गेस्टाल्ट दृष्टिकोण क्या है? इस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम का आधार गेस्टाल्ट ढांचे पर निर्भर है। अधिगम संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण प्रतिक्रिया, यानी कि जिस स्थिति में हम सीखते हैं उसी प्रकार की हम प्रतिक्रिया रखते हैं। हॉर्मिक दृष्टिकोण के अनुसार यह दृष्टिकोण मैकडूगल की देन है, यानी जो मैकडूगल हैं उन्होंने ये हॉर्मिक दृष्टिकोण बनाया। यह अधिगम के लक्ष्य केंद्रित स्वरूप पर जोर देता है। अधिगम लक्ष्य को सामने रख कर किया जाता है, यानी कि जो हम सीखते हैं वो किसी भी एक लक्ष्य को सामने देख लेते हैं और उसी के अनुसार हम वो चीज़ हम सीखते हैं। चौथा है हमारा, फोर्थ है हमारा प्रयत्न तथा भूल दृष्टिकोण। ठीक है। तो इस दृष्टिकोण को किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया हुआ था। उसने बिल्लियों, कुत्तों तथा मछलियों पर बहुत से प्रयोग किए और यह निष्कर्ष निकाला कि प्रयत्न एवं भूल से बहुत कुछ सीखते हैं, यानी कि हम गलतियां करते हैं और उन गलतियों से ही हम सीखते हैं। फिर है फिफ्थ, अधिगम का क्षेत्रीय दृष्टिकोण। क्षेत्रीय दृष्टिकोण किसने दिया था? कर्ट लेविन ने दिया था। तो उन्होंने बताया कि अधिगम परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है, यानी कि जैसी हमारी परिस्थिति होगी वैसे ही हम ज्ञान इकट्ठा करेंगे और वैसे ही हम सीखेंगे और वैसे ही हम प्रेरणा को महत्वपूर्ण रूप से जानेंगे। ठीक है। अब कुछ विशेषताएं हैं अधिगम की। तो पहली जो विशेषता वो है कि अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि अधिगम जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। हम कुछ ना कुछ उस रूप में सीखते ही रहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा अधिगम अनुकूलन प्रक्रिया है। अधिगम का अनुकूलन में विशेष योगदान होता है। जन्म के बाद कुछ देर तक बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसे ढलना पड़ता है। वह वातावरण के अनुसार अधिगम के आधार पर ही अनुकूलन करता है। जैसे हमारे आसपास का वातावरण होगा बच्चा उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। हम अधिगम जो है उसी रूप में अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। ठीक है। तीसरा है अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या होता है? सीखना किसी एक मनुष्य या देश का अधिकार नहीं है, यानी कि हमने सीख लिया तो वह दूसरा व्यक्ति नहीं सीखेगा, ये कोई अधिकार नहीं होता। यानी कि जो सीखना होता है सभी मनुष्य किसी ना किसी रूप में उस चीज़ को सीख लेते हैं। ठीक है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना जो होता है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे व्यवहार को परिवर्तित करती है। यह सकारात्मक रूप से भी होती है और नकारात्मक रूप से भी होती है। फिफ्थ है हमारा अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है। अगर हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है तो हम तब भी सीख रहे हैं लेकिन उसका परिणाम दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम सीख रहे हैं, उसका लक्ष्य निर्धारित है, तो वो उसका परिणाम हमें दिखाई देता है। ठीक है। अधिगम पुराने और नए अनुभवों का योग है, यानी कि पुराने अनुभवों के आधार पर ही नए अनुभव ग्रहण करते हैं और एक नई व्यवस्था बनती है और यही सीखने का आधार है। अधिगम शिक्षण अधिगम को उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है, यानी कि शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिगम का सहारा लेना पड़ता है। इस साधन के द्वारा ही प्रभावशाली ज्ञान, सूझबूझ, रुचियाँ, दृष्टिकोण विकसित होता है। एर्थ है हमारा अधिगम का स्थानांतरण। एक स्थिति में या किसी एक साधन द्वारा
प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरी अन्य परिस्थिति में ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध होता है। इसको अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि हमने कोई एक चीज़ सीख ली तो वही जो सीखा हुआ ज्ञान है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें दिखाई दे देता है, उसको हम कहीं ना कहीं अप्लाई कर देते हैं। फिर 9th है हमारा अधिगम विवेकपूर्ण है। अधिगम नई तकनीकी की क्रिया नहीं है बल्कि विवेकपूर्ण कार्य है जिसे बिना दिमाग के नहीं किया जा सकता। इसमें बुद्धि का प्रयोग अति आवश्यक है। अधिगम जीवन की मूलभूत प्रक्रिया है। अधिगम के बिना जीवन सफलतापूर्वक जीना और इसकी प्राप्ति होना असंभव है। ठीक है, यानी कि जो सीखना होता है, अगर हम सीख रहे हैं तो जो हमारा जीवन है सीखने की ही प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। यानी कि जो भी व्यक्ति का संतुलित सर्वांगीण विकास है उसमें अधिगम प्रक्रिया हमारी बहुत ज़्यादा सहायक होती है। अधिगम सक्रिय एवं सुजात्मक है। अधिगम की प्रक्रिया में सीखने वाला सदा सक्रिय होता है और सृजनात्मक कार्य करता है। इसी से उसे नए अनुभव होते हैं। अधिगम चेतन और अचेतन अनुभव है। अनुभव अधिगम सीखने वाले व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर अनजाने में अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम किसी भी दिशा में हो सकता है लेकिन समाज में इच्छित दिशा में किया गया अधिगम ही स्वीकृत होता है और इसे ही हमेशा विकास के दृष्टिकोण से देखा जाता है। यानी कि अधिगम जो होता है जो समाज द्वारा स्वीकृत है उसी को ही अपनाता है। अधिगम द्वारा व्यवहार के सभी पक्ष प्रभावित होते हैं। यानी कि जितने भी हमारे कौशल हैं सभी कौशल ज्ञान दृष्टिकोण व्यक्तित्व शिष्टाचार भय एवं रुचियों को भी ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो निष्कर्ष निकाले तो अधिगम बच्चे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम के द्वारा हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। अधिगम को परिवर्तन सुधार विकास उन्नति तथा समायोजन के तुल्य जाना जाता है। यह केवल स्कूल की शिक्षा साइकिल चलाने पढ़ने और टाइप करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका एक विशाल शब्द है जिसके व्यक्ति का गहरी छाप पड़ता है।